हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 4 मई और आज की इस वीडियो में हम 4 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बावजूद अप्रैल 2021 में जीएसटी से कितने ट्रिलियन की रिकॉर्ड प्राप्ति की है? तो ये रिकॉर्ड प्राप्ति हाल ही में की गई है 1.41 ट्रिलियन की। ध्यान दीजिए, ट्रिलियन लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि जैसे 3 शून्य है तब तो इसे आप कहते हैं हजार, 3 और जोड़ दीजिए तो ये हो गया मिलियन, 3 और जोड़ दीजिए तो ये हो गया बिलियन, 3 और जोड़ दीजिए तो ये हो गया ट्रिलियन। तो केंद्र और राज्य सरकारों ने इस महामारी की दूसरी लहर के बावजूद 1.41 ट्रिलियन की रिकॉर्ड प्राप्ति कर ली है। और जो हमारा वित्त मंत्रालय है इसके अनुसार जब से जीएसटी लगा है भारत में, उससे अब तक यदि देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त हुआ है इतनी बड़ी महामारी के बावजूद। अच्छा, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके प्रमुख 4 टाइप होते हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इन 4 प्रकार की जीएसटी से रिलेटेड कुछ हम बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला टाइप है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी, और चौथा है यूटी जीएसटी, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो सीजीएसटी यानी कि वही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। यदि हम बात करें एसजीएसटी की, मान लीजिए आपने कोई वस्तु खरीदी है जिस पर 18% जीएसटी लगना है, तो ये तो कन्फर्म है कि इस 18 में से जो सेंट्रल है केंद्र सरकार, ये लेगी 9%। इसका तो फिक्स है कि आधा लेगी। इसके बाद जो आधा बच जाता है, बाकी का 9%, ये राज्य सरकारों के पास जाता है। इसी में आप फेरबदल कर दीजिए केवल शब्द का, जैसे कि ये है स्टेट जीएसटी, यहाँ कर दीजिए आप यूटी जीएसटी। जैसे कि दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो यहाँ क्या होगा कि यदि किसी वस्तु पर 18% टैक्स लगता है तो यहाँ भी सेम है कि दिल्ली को मिलेगा इसमें 9% और बाकी का 9% ये रखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है आईजीएसटी में, तो इसे हम समझ लेते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसे यदि हम मैप से समझेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है जो कि राजस्थान में बन रही है और ये बिक रही है मध्य प्रदेश में, और इस वस्तु पर 18% का जीएसटी लग रहा है, तो ये तो कन्फर्म है कि इसका जो 9% है ये ले लेगी केंद्र सरकार, यानी कि 9% इसमें हो गया सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। अब सवाल ये बनता है कि बाकी का जो 9% है इसे कौन रखेगा? क्या राजस्थान रखेगी जहाँ इसका उत्पादन हो रहा है, क्या मध्य प्रदेश रखेगी जहाँ ये सामान बिक रहा है? तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि बाकी का जो 9% है ये मिलेगा मध्य प्रदेश को जहाँ ये सामान बिक रहा है। इसे ही हम कह सकते हैं डेस्टिनेशन जीएसटी। डेस्टिनेशन जीएसटी मतलब कि जहाँ सामान का गंतव्य है उसी राज्य को ये जीएसटी मिलेगा। अब देखिए, इससे दोनों राज्यों को फ़ायदा है, राजस्थान को भी है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ कारखाना है जहाँ वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है और यहाँ बेचा जा रहा है, तो लोग खरीद रहे हैं तभी तो ये उत्पादित कर पा रहा है, तो इसे भी फायदा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर पा रहा है और मध्य प्रदेश बेच रहा है, मतलब कि उस वस्तु को खरीदने वाले लोग भी हैं। तो राजस्थान उत्पादन कर रहा है तो कारखाने होंगे, तो ये काफ़ी लोगों को रोजगार भी दे रहा होगा, फ़ायदा तो इसे भी है। और मध्य प्रदेश बेच रहा है तो इसे भी फ़ायदा मिलना चाहिए। पहले क्या सिस्टम होता था कि जो मोस्टली विदेशी कंपनियां होती थी ये आ करके अपना जो कारखाना है या व्यापार है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मोस्टली महाराष्ट्र या राजस्थान, गुजरात इस तरफ लगाते थे, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि अमीर राज्य थे जो कि बहुत कम टैक्स लिया करते थे। अब कम टैक्स लिया करते थे तो ये विकास भी ज़्यादा करते थे, क्योंकि मोस्टली कंपनी यहीं आकर के अपना व्यापार करती थी। तो अब क्या हो गया है कि हर राज्य के लिए एक जैसा टैक्स, आप भारत के किसी भी राज्य में हो सबके लिए एक जैसे टैक्स रहेगा, मतलब कि वही टैक्स होगा। अब यहाँ से फ़ायदा ये होगा कि हर राज्य में एक जैसा जीएसटी है, तो जो कंपनियाँ हैं ये भारत के किसी भी राज्य में जाकर के व्यापार कर सकती हैं, उन्हें एक जैसा टैक्स होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, भारत के सभी क्षेत्रों में एक जैसा व्यापार अब आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। अब जीएसटी से रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। इसकी 5 तरह की दरें होती हैं और 4 प्रकार तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। भारत में ये 2017 में लाया गया और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष ये होता है वित्त मंत्री, मतलब कि निर्मला सीतारमण जी, ये हैं प्रेजेंट टाइम में इसकी अध्यक्ष। और इस बिल को पास करने वाला पहला राज्य ये असम था। और किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है 279A में।
और इसका जो सुझाव है ये विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था। ये एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो इसकी खोज अभी हाल ही में की गई है कनाडा के वैज्ञानिक के द्वारा। यदि आप मैप में देखेंगे तो ये है कनाडा, नॉर्थ अमेरिका का ही एक हिस्सा है। और कनाडा के पास ये जो आप देख रहे हैं ये है कैनेडियन शील्ड। जैसे कि भारत में आप लोग पढ़ते होंगे छोटा नागपुर का पठार, जहाँ भारी मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं यानी कि खनिज मिलते हैं, वैसे ही कनाडा का ये वाला जो एरिया है ये खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी क्या हुआ है कि इसी कैनेडियन शील्ड में कुछ समय से खुदाई का काम चल रहा था यानी कि माइनिंग का काम चल रहा था, जहाँ इस पानी की खोज की गई। तो इस पानी का कुछ सैंपल लेकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जांच के लिए भेज दिया गया। तो केमिस्ट्री की एक टेक्निक से ये पता चला है कि ये जो पानी पाया गया है ये वर्तमान में जो समुद्र का पानी है इससे भी 10 गुना ज़्यादा खारा है, जिससे कि ये माना जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे पुराना पानी है, मतलब कि 1.6 बिलियन साल पुराना पानी है। और इस खोज में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, शेरवुड लोलार, इन्हें गेरहार्ड हजबर्ड गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है और इनकी रिसर्च के लिए इन्हें 1 मिलियन कैनेडियन डॉलर इससे सम्मानित किया गया है। तो यदि हम बात करें कनाडा की तो इसकी कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो। और ये क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है। पहला तो है रशिया, दूसरा है कनाडा, जबकि भारत है 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से। साथ ही यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में कनाडा ने 18वीं सदी में भारत से जो अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी हो गई थी इसे भारत को लौटा दिया है। और जो 39वीं समानांतर रेखा है ये कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है? तो ये भी हाल ही में जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, जिसमें यह बताया गया है कि जो कोविड-19 का प्रभाव चल रहा है इसमें कि जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है इसमें कौन कौन सी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि यदि देखा जाए तो लगभग 1.6 बिलियन लोग जो हैं ये वनों पर निर्भर है, मतलब कि जिनकी जो आजीविका है ये वनों पर ही आधारित है। और यदि देखा जाए तो जो वैश्विक जनसंख्या है ये इसका 25% है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हिस्सा इस पर आधारित है। तो अभी जो कोरोना का काल चल रहा है इसमें क्या हुआ है कि वनों पर आश्रित जो आबादी है उनकी आय में कमी आई है, नौकरी में कमी आई है, साथ ही बहुत सारी दिक्कतें इन्हें झेलने को मिल रही हैं। यदि आप लोगों को याद होगा तो भारत सरकार वन आश्रितों के लिए, मतलब कि जिनकी आजीविका जंगलों पर ही आधारित है, इनके लिए वन संपदा योजना ये लाई गई थी। मतलब कि इनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पर ये वनों से उत्पादित जो वस्तुएं हैं ये आकर के बेच सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जंगल पर आश्रित जो आबादी है ये खतरे में है। खतरे में है कहने का मतलब है कि इस कोरोना के प्रभाव से इनकी आजीविका पर बहुत बुरा नुकसान देखने को मिला है। और यह रिपोर्ट जारी की है यूनाइटेड नेशन ने। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। इसकी मेंबर कंट्री है 193 और इसका जो 193rd मेंबर कंट्री है ये है दक्षिणी सूडान। महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? तो ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट ये भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि 2020 में 3 मिलियन नई इलेक्ट्रिक कारें ये रजिस्टर की गई है, जो कि बीते वर्ष की तुलना में 41% अधिक रही है। तो इस ऊर्जा एजेंसी ने यह बताया है कि विश्व के जितने भी देश हैं जो कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहे हैं और वे अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं, तो इसमें ये यदि बेहतर प्रयास करेंगे तो वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहनों की जो संख्या है ये आने वाले वर्षों में, मतलब कि 2030 तक आते आते ये 230 मिलियन हो जाएगी। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि आने वाले साल में, मतलब कि 2030 में भारत में यदि देखा जाए तो नए वाहनों की बिक्री में 30% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे। और ये होना भी है क्योंकि भारत सरकार ये भी क्लाइमेट चेंजेस की समस्या से निपटने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप लोगों ने BS4 और BS6 वाहनों के बारे में तो सुना ही होगा। BS कहने का मतलब है भारत स्टेज। तो देखिए कुछ समय पहले ही गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि हम अब BS4 बंद कर रहे हैं और BS6 लाने जा रहे हैं। और ये अचानक से इसकी घोषणा कर दी गई, जिससे कि क्या हुआ कि मार्केट में जो BS4 वाहन थे इन्हें कोई नहीं खरीद रहा था। अब सब लोग ये सोचने लगे कि जब BS6 लाया जाएगा हम तब वाहन खरीदेंगे।
तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसका जो व्यापार है ये एकदम से घट गया था। BS4 और BS6 में ये फ़र्क है कि जो BS4 है इसमें सल्फ़र का उत्पादन ज़्यादा होता है और इसलिए जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसका भी उत्सर्जन इसमें अधिक होता है, जो कि फेफड़ों के इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होती हैं। मतलब कि आप कह सकते हैं कि BS4 में काला धुआं ये अधिक निकलता है। इससे अच्छी क्वालिटी का कुछ है BS6। अब BS6 आया नहीं, इसके पहले ही नितिन गडकरी जी ने क्या अनाउंस कर दिया कि हम जल्द ही भारत में इलेक्ट्रिक वाहन लाने जा रहे हैं। तो अब जो BS6 खरीदने जा रहे थे उन्होंने भी सोचा कि अब नई वाहन आने जा रही है तो हम डायरेक्ट इसे ही खरीदेंगे। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो फ़र्क पड़ा था, लेकिन ये बात भी सच है कि दुनिया के जो विभिन्न देश हैं ये इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि कुछ समय पहले ही न्यूज़ आई थी, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है इसने ये भी अनाउंस कर दिया है कि 2030 तक ये अपने देश में पेट्रोल और डीजल कारें पूरी तरह से बंद कर देंगी और इसके जगह ये इलेक्ट्रिक कार लाएंगी। तो भारत भी इस कदम में आगे बढ़ रहा है और इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि आने वाले 9 से 10 सालों में भारत में 30% इलेक्ट्रिक वाहन देखने को मिलेंगी। और यही जो रिपोर्ट है ये जारी की है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। कई बार इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा गया है, जो कि स्थित है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। स्थापना इसकी 1974 में हुई। अध्यक्ष हैं फतेह बिरोल और सदस्य हैं मेंबर कंट्री 30 हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस द्वारा निर्मित स्पुतनिक वी का मतलब है स्पुतनिक 5, इसकी पहली खेप भारत के किस शहर में पहुंची है? ये पहुंची हैदराबाद में। तो भारत सरकार के द्वारा रशिया की इस स्पुतनिक 5 को, जो कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन होने का दावा करती है, इसे भारत के लिए अलाउ कर दिया गया था और इसी के लिए इसकी पहली खेप हैदराबाद पहुंच चुकी है। साथ ही जानवरों के लिए दुनिया का पहला वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन, ये भी रशिया ने ही डेवलप किया है। इसका नाम है कार्निवोक कोव। तो इसमें पहली खेप के रूप में भारत को 1.5 लाख वैक्सीन मिली है और इसमें साझेदार के रूप में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ये कार्य कर रहा है। यदि हम बात करें रशिया की, इसकी कैपिटल है जो मॉस्को, ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की करेंसी है रूबल। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्टिन, कुछ समय पहले ही बने हैं, और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। भारत और रशिया के बीच 2 एक्सरसाइज होती है, इंदिरा और एविया इंदिरा। यहाँ से मैंने आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट रिवर के नाम याद करवाए थे, आमूर, ओब और लीना, जो कि उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ प्रवाहित होती है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है आमूर रिवर, जो कि रशिया और चाइना के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जो कि आप देख भी पा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है बैकाल लेक, जो कि दुनिया की सबसे गहरी झील है और ये मीठे पानी की झील है। ये इसी रशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इंडियन नेवी के द्वारा हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 इसकी शुरुआत की गई है। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा यदि केवल ऑपरेशन समुद्र सेतु लिखा होता। हालांकि ये भी ऑपरेशन इंडियन नेवी के द्वारा ही शुरू किया गया था लास्ट ईयर यानी कि 2020 में, जब अचानक से लॉकडाउन लग गया था। तो ऐसे भारतीय जो कि विदेशों में फंसे हैं उन्हें समुद्र मार्ग से भारत लाने के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की थी और अब इसने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत विदेशों से ऑक्सीजन से भरे कंटेनर ये भारत लाए जाएंगे। क्योंकि भारत में जिस हिसाब से कोरोना संक्रमण की स्थिति बन रही है, जो जनता है ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रही है, तो इसी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए इंडियन नेवी अब सहयोग कर रही है, जिसके दौरान ये विदेशों से ऑक्सीजन से भरे जो कंटेनर है ये समुद्र मार्ग से भारत लाएगी। अब यहाँ बात की जा रही है ऑपरेशन की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि ऑपरेशन वनीला। देखिए सारे ऑपरेशन इंडियन नेवी के ही हैं, तो आप रिलेट कर सकते हैं। ऑपरेशन वनीला इसकी शुरुआत कब की गई थी? जब मेडागास्कर में भारी चक्रवात आया था, तो वहाँ के लोगों की हेल्प करने के लिए। ऑपरेशन राहत, तो इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। जो यमन है, यमन में मतलब कि युद्धग्रस्त यमन में भारतीयों को बाहर निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। और ऑपरेशन समुद्र मैत्री 2018 में इंडियन नेवी ने इस ऑपरेशन की शुरुआत की थी इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी से प्रभावित जो लोग थे उनकी हेल्प के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले जो डेटा है उन्हें और सुलभ बनाने के लिए कम्युनिटी सर्विस सेंटर, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है उत्तराखंड में। तो जो भारत का पहला सौर अंतरिक्ष मिशन है इसका नाम क्या है? आदित्य L1। तो इससे प्राप्त होने वाले जो डेटा हैं इसे एक वेब इंटरफेस पर जमा करने के लिए एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर इसकी स्थापना की गई है और इसे क्या नाम दिया गया है? आदित्य L1 सपोर्ट सेल।
कहाँ की गई है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसेन। यहाँ के मुख्यमंत्री हाल ही में बनाए गए हैं तीरथ सिंह रावत। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। चमोली जहाँ ग्लेशियर पिघलने की घटना सामने आई थी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है, जबकि नैनीताल में भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं रुद्रप्रयाग, जहाँ अलकनंदा नदी मंदाकिनी से मिलती है, कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। हरिद्वार में भारत का पहला ग्लास ब्रिज स्थापित किया गया है। हरिद्वार एग्जैक्ट नहीं है, हरिद्वार से कुछ दूरी पर स्थित है ऋषिकेश, यहाँ इसकी स्थापना की गई है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 से श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है। तो ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, जो कि जापान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इसी से सम्मानित की गई है श्यामला गणेश। और ये जो पुरस्कार है ये उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। तो ये जो श्यामला गणेश है ये बेंगलोर में रहती हैं और ये वहाँ लोगों को जापानी लैंग्वेज सिखाती है, यानी कि जापानी टीचर हैं। इन्हें ही इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1875 से की गई थी और ये पुरस्कार जापान के सम्राट के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो यदि हम बात करें जापान की तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि इसकी राजधानी है टोक्यो, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। यहाँ कुल 4 द्वीप हैं, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और हकाइडो। तो इसकी राजधानी है जो टोक्यो, ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। करेंसी है येन। प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा। और सूर्योदय का देश ये जापान को कहते हैं और यहाँ की संसद का नाम है डाइट। हाल ही में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था इसमें जापान टॉप पर है। इंडिया की रैंकिंग इसमें 84 है। अब यहाँ बात की जा रही है किसी देश के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर की। तो यूएई का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ऑर्डर ऑफ जायद, जिससे प्राइम मिनिस्टर सम्मानित किए गए थे नरेंद्र मोदी। वैसे ही रसिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर सेंट एंड्रयू द अपोस्टले, इससे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सम्मानित किए गए। जबकि जो क्रोएशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टोमिस्लेव, इससे लास्ट ईयर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद सम्मानित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं त्रिपुरारी शरण। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है अरुण कुमार सिंह का, जिनका हाल ही में कोरोना के कारण निधन हुआ। यदि हम बात करें बिहार की तो इसकी लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया अवार्ड, इससे बिहार को ही सम्मानित किया गया था। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज नालंदा जिले में। और बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास 2 हरित ऊर्जा शहर है। ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये 2 हरित ऊर्जा शहर कौन कौन से हैं? राजगीर और बोधगया। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ये 3 मई को मनाया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, या इसे आप केवल विश्व प्रेस दिवस भी कह सकते हैं। और ये दिवस उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान, मतलब कि किसी खास न्यूज़ के लिए इन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। तो जिन रिपोर्टरों ने ऐसी परिस्थिति में अपनी जान गंवाई है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 3 मई को। यहाँ से आप एक इंडेक्स भी याद रख सकते हैं जो कि कुछ समय पहले ही जारी किया गया था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये जारी कौन करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। और ये जो इंडेक्स रिलीज किया गया था इसमें नॉर्वे रहा था टॉप पर। इसमें इंडिया की रैंकिंग 142 बताई गई है। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस और 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर पुर्तगाल था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर 4 लाख कोविड-19 मृत्यु दर्ज करने वाला दूसरा देश बना है? तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।